बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ में बहुत बड़े पैमाने पर बगावत हो चुकी है। बहुत सारे लोग टूट चुके हैं। एक नया ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप सामने आ चुका है। 40 अरकान पर मुश्तमिल है। इस ग्रुप के लीडर हैं अलीम खान साहब। जी हाँ, साबिक सीनियर वज़ीर पंजाब, पीटीआई के स्टालवार्ड, पीटीआई के बहुत बड़े रहनुमा और पीटीआई के उसी तरीके से वो कहते हैं कि जैसे मैंने पैसों से भी सेंचा है और खून से भी सेंचा है, ठीक है ना, मेहनत से भी सेंचा है इस पार्टी को। वही अलीम खान साहब, जिनको जहांगीर तरीन साहब के साथ साथ उनकी एटीएम भी कहा जाता है खान साहब की, तो बहुत ही बाएतमाद। ये ऐसे लोगों का पीटीआई को छोड़ के जाना बहुत बड़ा धचका है। ये क्या सूरत हाल है। कल आपने देखा कि खान साहब जिस तरीके के घबराए हुए थे, तो घबराहट तो बनती है भाई कि जब पार्टी पूरी की पूरी अक्सरियत खो चुकी हो पंजाब में, और क्या होने वाला है उसमें, क्या क्या सूरत हाल है, आज कहाँ कहाँ मुलाकात है, वो बहुत कुछ हो रहा है ना। तो कल कुछ लोग कह रहे थे कि यार ये देखें। बहरहाल मुझे भी अफसोस है कि आप चाहे जितने भी परेशान हों, आप चाहे जितने भी बौखलाहट का शिकार हों, आपको अपने ओहदे का ख्याल रखना चाहिए। कल जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से ज़ेब नहीं देता। इस तरह से कभी हमने मोदी को भी नहीं देखा कि इस तरह की ज़बान उन्हें अपने मुखालिफिन के लिए। इस तरह से कभी हमने ट्रंप जैसे को भी नहीं देखा कि जनाब उसने इस तरह की ज़बान, तो बिल्कुल ही नंगी गालियाँ देना है ना। और फिर आप खैर से धमकियाँ लगाने शुरू कर दें सस्ती शोहरत के लिए अमरीका को, यूरोपीय यूनियन को, उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। आज हमारी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है। ये नतीजा है ना भाई। एक गैर यकीनी की सी कैफियत है। सरमायादार यहाँ से और सरमायाकार यहाँ से खैर से नस रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब वो होता है ना आपको ना। अब कल को ये FATF की अगर हम ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं तो खान साहब क्या कहेंगे, आप तो चले गए लेकिन आपने सस्ती शोहरत के लिए और वो चंद कौमी यूथ के लोगों के लिए जो अभी तक भी इस बात पे एतबार कर रहे हैं कि खान साहब तो बड़े डट के खड़े हो गए जनाब अमरीका जैसे के सामने। नकवी साहब आप इसको तो अप्रिशिएट करें। ये भी कल की तो बात है। एक फ्रांस के सफ़ीर को निकालना था, खान साहब उस वक्त तो लेट गए थे। उस वक्त तो पुलिस वाले कितने शहीद हो गए, उनके लोग कितने मारे गए, अपना खादिम रिजवी साहब की जमात के, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के। तो आप ख़ुद बताएं, उस वक्त तो आप एक सफ़ीर को नहीं निकाल सके थे। अगर हमारा ये स्टेटस जो खसूसी है तिजारत के हवाले से, वो यूरोपीय यूनियन वो ख़त्म कर दे, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ जाएगी। अगर हमें वो ब्लैक लिस्ट में डाल दें FATF वाले, तो हम तो पूरे के पूरे पाकिस्तान अल्लाह माफ़ करे बैठ जाएं। अगर हमसे वो कर्ज़ा मांग लें तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो बात यह, हमने कर्जा अलीमा बाजी से थोड़ा लिया हुआ है, हमने तो उनसे लिया हुआ है, IMF वर्ल्ड बैंक से। हमने क्या नैब की ग्रे लिस्ट से थोड़ी निकलना है, हमने तो FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना है। तो भाई ये कहना बड़ा आसान होता है इस तरह के आप वो कर लें, लेकिन इसको भुगतना बड़ा मुश्किल होता है ना। वो आप तो एक मकरूज़ मुल्क हैं। तो खैर आ जाएँ जनाब। अलीम खान साहब पे कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, आपको पता है अलीम खान साहब वो लोग हैं, वो बंदे हैं कि जो मजबूत तरीन उम्मीदवार थे वज़ारत आला के, उनको नहीं बनाया गया। इससे पहले भी ज़रा इख्तलाफात हुए। जब उन्होंने ज़रा थोड़ा एहतजाज करने की कोशिश की तो उनको नैब के हथे चढ़ा दिया गया, वो उनको कैद निभानी पड़ी और भुगतनी पड़ी। फिर उसके बाद जनाब वो बाहर आए तो फिर वो सीनियर वज़ीर बने। कुछ अर्सा पहले उन्होंने समा न्यूज़ ख़रीदा, समा TV, तो फिर उन्होंने ये बहाना बना के या ये एक्सक्यूज़ या ये कह के कि जी मैं अब इंटरेस्ट जो है ना ओवरलैप करते हैं, तो अब लिहाजा मैं अपनी जो सीनियर वज़ीर है उससे मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूं और मैं अपना काम देखूंगा। तो खैर अब उस हवाले से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि काफ़ी अर्सा पहले उनसे, आपको याद होगा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की भी बड़ी एक अहम मुलाकात हुई थी। ये एक अरसे दराज से अलीम खान साहब से मुलाकातें नून लीग की जारी हैं, और अब ये पता चला है कि 40 लोग उन्होंने तोड़ डाले हैं अलीम खान साहब ने। और अलीम खान साहब को ATM भी कहा जाता था खान साहब की। तो खान साहब की बौखलाहट बनती है, ये सारी चीज़ों का तो पता है ना। उन 40 में कोई 10 वफाकी सूबाई वज़रा शामिल हैं, पंजाब के सूबाई। तो इस तरीके से पंजाब में तो अक्सरियत खो चुकी है PTI। अच्छा 20 लोग हैं ऑलरेडी जहांगीर तरीन साहब के सूबाई, उनमें कोई MNAs भी हैं, कोई 7, 8 या 10 लोग बता रहे हैं।
और इसी तरीके से अलीम खान साहब ने 40 लोग तोड़े हैं। अब अगर 40 तोड़े हैं तो कुछ न कुछ उनके साथ MNAs भी राब्ते में होंगे, डेफिनेटली MNAs भी, तो उस हवाले से भी। और फिर ये अब आज कहा जा रहा है कि अलीम खान साहब जाएंगे जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मुलाकात करने के लिए, और वो मुलाकात होगी गालिबन ओन चौधरी साहब के घर में। जी, ओन चौधरी साहब भी डंगे हुए हैं ना, वो अभी अपने सारे हिसाब चुका रहे हैं भाई। ओन चौधरी साहब के घर में जनाब वो मुलाकात होगी, उस ग्रुप की मीटिंग होगी जिस पे जहांगीर तरीन साहब को भी वीडियो लिंक पे लिया जाएगा। ऑलरेडी आपको मालूम है जहांगीर, तो मैंने आपको बहुत पहले अल्हम्दुलिल्लाह खबर दे दी थी जहांगीर तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ। अब तो खबरों में भी आ गया है कि वो मुलाकात हो चुकी है और उस मुलाकात में बहुत कुछ तय पा चुका है। अभी उनको इसी वजह से वहाँ रोका गया कि अभी आप रुकें यहीं पर, उनकी वीडियो लिंक के ज़रिए वो होगी। और आज अलीम खान साहब वहाँ पे जा रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मीटिंग है उनकी, उस मीटिंग में वो सारा कुछ तय करेंगे। और कहा जा रहा है कि इन 40 अरकान को भी उन्हीं के साथ रखेंगे जनाब, उस ग्रुप के साथ के 40 ये और 20-25 वो, तो ये तकरीबन कोई 60-65 बनते हैं। तो मुझे लगता है कि 20-25 और गए तो फिर तो इसका मतलब ये है कि वो जैसे होता है ना कि पार्टी का 51% अगर धड़ा एक तरफ हो जाए तो पार्टी वो कंसिडर होती है, फिर उस पर फ्लोर क्रॉसिंग लगता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये मामलात बहुत ही को गड़बड़ हैं। आज बहुत एक बड़ी मीटिंग भी हो रही है और वो मौलाना फजल रहमान साहब और शहबाज साहब जा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के पास। शाम में 5 बजे वो मुलाकात होगी। इस पे बहुत कुछ चीज़ें फाइनल होनी हैं और हो सकता है कि इसमें नवाज शरीफ साहब को भी लाइन पे लिया जाए और कोई बईद नहीं है, और बहुत ही अहम बातें इसमें तय होनी हैं। इसी तरीके से आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का भी इजलास हो रहा है, या पार्लिमानी पार्टी का, उसका नून लीग का। आज इनके भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पार्लिमानी पार्टीज, पता नहीं क्या, PTI के भी वो इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में। तो ये एक बड़ी अजीब सी एक हलचल है। और शेख साहब भी बहुत ही उखड़े से लगते हैं, कभी धमकी दे रहे हैं तो कभी क्या, उसमें मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। उन्होंने भी बड़ी ख़तरनाक बातें कर दी। तो खैर अब उस हवाले से, लेकिन अब मैं बताता हूँ ना कि वज़रा वो जो इधर तो बैठ के बड़ी बड़ी भड़कें मारते हैं, यही तो वज़रा हैं जो खान साहब को इस तरीके से गलत मशवरे और पुट्ठे मशवरे दे रहे हैं। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो तो वो कुछ भी, वो अपने मफाद के लिए वो एक सूरत हाल। मसला ये है कि चौधरीयों के भी पैरों तले से ज़मीन निकल गई है कि यार ये जो 30, 40, 50, 60 बंदे उधर से इन्होंने खिसका लिए तो हमारी वैल्यू तो गड़बड़ी हो गई ना फिर। दो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। और साथ बुखलाहट में ना बंदा बहुत कुछ करता है। खान साहब ने जियो टीवी का बाइकाट करने का कह दिया अपने लोगों को, उनके इश्तिहार भी सारे बंद कर दिए। ये क्या परेशानी के आलम में गुस्सा, कैथारसिस, इस तरीके से जनाब वो जैसे कहता है ना कि बंदा के बच्चा वो अपने सारे खिलौने तोड़ने पे आ गया है जनाब। वो जैसे उन्होंने कसम खाई कि जी मैं जाऊंगा तो सारे कमाद उजाड़ के जाऊंगा। तो मकसद कहने का ये एक अच्छी रविश नहीं है कि आप इस तरीके से कहें कि जनाब वो उनको इश्तिहार ही नहीं देने। वो एक तरफ से चौधरी साहब कह रहे थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, एक तरफ तो आपने मुझे टास्क दिया कि मीडिया के साथ मैं मामलात तय करूं, दूसरी तरफ आप मीडिया को जो है ना जियो समेत कई चैनल्स को या अखबारात को आप इश्तिहार देने आपने बंद कर दिए और आपने बाइकाट भी कर दिया कि इसका हम बाइकाट भी करेंगे। तो ये एक बड़ी अजीब सी रविश है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब कोई भी कहे कि जी नहीं आएगी तहरीक अदम एतमाद, उनको लग पता जाएगा, ठीक है ना। और वो तो लोग तो कह रहे हैं ना पोजीशन वाले भी आएगी और 100% कामयाब भी होगी। ये अब कुछ उखड़े लहजे में कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, कामयाब नहीं होनी, नाकाम होनी। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं तो किसी की बात पे भी इतबार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि असम्बली का फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए, लग पता जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उस असम्बली के इजलास में समझ आ जाएगी कि यार बात क्या है और क्या सूरत हाल है। ना तो आप असम्बली में रंग रोगन करवाते, ना ताले लगवाते, ना कुछ ये करते, ना स्पीकर को कहें कि जनाब आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें कि जी आप तो इस तरीके से करें ना। उनको वो सारा कुछ जो है ना, वो अगर वो रिक्विजिशन जमा कराते हैं और वो 14 दिन में इजलास बुलाया जाता है तो स्पीकर को कहें कि दूसरे दिन बुला लो, क्योंकि हमारे पास तो मामलात हैं पूरे, हम तो बिल्कुल जनाब रेडी हैं, हम तो इनकी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। और जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि देख लीजिएगा कि अपोजिशन अगले
हफ्ते घर चली जाएगी। तो भाई आपके पास तो मौका है ना, आप ऐसा कीजिए, इजलास बुलाइए फौरी तौर पे, उनसे कहें कि आए, आप उनको बेनकाब करें, उनको अपोजिशन को अपने अज़ाइम में, अपने इरादों में, उनको जो है ना आपके जो खिलाफ उनके इरादे हैं उसमें बेनकाब करें और कहें कि ये देखें जनाब कब के ये भड़के मार रहे थे और ये देखें ये नाकाम हो गए हैं, उनको पेश हो। आप तो इन पे लगे हैं जनाब के किस तरीके से हम पार्लियामेंटेरियंस को बाहर भेजें, टूर्स पे भेजें। अब मैं कहता हूं कि ऐसे मौक़ों पर कौम को एहतजाज में निकलना चाहिए, कानूनी और आईनी उनका हक है, कानूनी और आईनी एहतजाज करना चाहिए कि MNAs 40-50 का, अगर ये खबर सच्ची है कि 40-50 MNAs को आप प्रोग्राम बना के बैठे हो कि अपने वालों को भी और अपोजिशन वालों को भी ऑफर कर रहे हो, खैर अपोजिशन के तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपने वाले जिन जिन पे शक है उनको बाहर भेजो दौरों के लिए, तो मेरे टैक्स के पैसों को चूना लगा के, एक टैक्स पेयर्स के, एक अवाम के, पब्लिक के जो टैक्स के पैसे हैं उनको चूना लगा के आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने ज़ाती मफाद को बचाने के लिए और अपने ज़ाती मफाद के लिए उनको 40-50 लोगों को करोड़ों रुपए का खर्चा करके कौमी ख़जाने को चूना लगा के आप उनको बाहर भिजवाने का कर रहे हो, तो खुदा का नाम माने क्या क्या सूरत हाल है। अगर आप अपोजिशन में बैठ जाएंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इक़्तिदार की इतनी परस्तिश आपने तो शुरू कर दी है, ये तो मोहब्बत से भी आ गई, मोहब्बत तो हर किसी को होती है, लेकिन लगता है आपने तो इक़्तिदार की और कुर्सी की पूजा की शुरू कर दी है। आप तो इतने कांप के रह गए कि हाय हमसे कुर्सी चली गई, इक़्तिदार चला गया तो हम पता नहीं कहां जाएंगे। तो ये तो बड़ी खतरनाक रविश है कि अब उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर गई, उसकी वजह से कौमी खजाना भी गया। आपने कहा जनाब हमने तो अरबों के वादे कर दिए, हमने तो तेल नहीं बढ़ाना, हमने तो ये नहीं करना, वो नहीं, IMF को भी ये दीवार पे मार दो, अमेरिका के सामने भी डट के खड़े हो, यूरोपीय यूनियन को भी गालियां दे दो, अब ये भी कर दो, सारा कुछ। तो इसका मतलब तो ये है कि आप तो कौमी मफादात के अगेंस्ट करने लग गए हैं। तो ये रविश बहुत खतरनाक है। इत्मीनान रखिए, सुकून रखिए, ये एक आईनी प्रोसेस है, आईनी और जमहूरी अमल का हिस्सा है, आइन में इसकी प्रोविजन मौजूद है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है। अब कल को आपके पास ऐसे फिगर्स आ जाते हैं तो आप कर दीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो इसमें माजी में भी होती रही है। आप देखिए कि वो कामयाब होती है, हाँ हो सकता है जैसे आप कह रहे हैं वो नाकाम हो जाए। तो इतनी बौखलाहट काहे की है, इतनी परेशानी क्यों है, इतना थर थर कांप क्यों रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है वो रिपोर्टें, इनको बहुत ही एक्यूरेट रिपोर्टें, मैं खुद यकीन कीजिए मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि वो रिपोर्टें जो प्राइम मिनिस्टर को एजेंसी देती है ना, उसमें एक्यूरेसी रेशो 90% से ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पता चल ही गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको ना अलीम खान साहब के वो जो नाम है 40 वो अभी जाहिर नहीं किए जाएंगे। अच्छा चलें, अगर मैं कहता हूं कि आज अगर वो मीडिया से ये जब जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मुलाकात पे जाएं और अगर वो नाम जाहिर ना भी करें, लेकिन मेरे ख्याल में वो नाम जाहिर हो ही गए हैं, वो बहुत सारी एजेंसियों को पता चल गया है और वो उस एजेंसी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को बता भी दिया है। कर कोई नहीं है कुछ, उनके साथ पैचअप करने के लिए, उनको मनाने के लिए बहुत कोशिशें की मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक कोशिशें हो चुकी हैं, वो हथे नहीं आ रहे किसी के। वो कहते अब टाइम गुजर चुका है, आपकी जो इनिंग थी आपने उस वक्त खेली, हमें जलील किया, अब बहुत टाइम आगे जा चुका है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।